अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। सबको घबराना नहीं का 10 देने वाले खान साहब अपने ही खिलाड़ियों को क्यों संभाल नहीं पा रहे? कहीं किसी गड़बड़ का इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा? क्या सिलेक्शन कमेटी और एम्पायर तब्दील तो नहीं हो रहे? यानी सिलेक्शन कमेटी ने कई नई टीम मैदान में उतारने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया और यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर खान साहब और उनकी टीम ने एक नया बयानिया तश्कील देना शुरू कर दिया है ताकि अगले इलेक्शन के नतीजे में अगर उनको मुतवक्का नताइज नहीं मिलते तो उन्होंने ज़िम्मेदारी किस पर फिक्स करनी है, उसके लिए मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ प्लानिंग कर ली गई है बल्कि इस प्लानिंग के ऊपर अमल दरामद का भी आगाज़ हो गया है। इस सारी तमाम तफसीलात पर आपके साथ आज हमने करनी है बहस ताकि ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर की जाए और सिलेक्शन कमेटी के मुमकिना टीम के हवाले से भी कुछ इशारे हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो मुसलसल तनकीद की जा रही है ये इस अमर का इशारा है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि अगर दाल मुकम्मल तौर पर ठीक होती तो हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेने की ज़रूरत ही ना पड़ सकती। और इसकी एक अहम मिसाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली वो समात जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के एक वकील जो है अली अजीम अफरीदी उनको भी एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी। और आपको मालूम है कि ये पेशावर से जो वकील साहब हैं ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और किस वजूहात की बिना पर ये सामने आए थे और इन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती को गैर आइनी करार देने के लिए पूरा ये एक मुहिम चलाई थी। और इस मुहिम में नाकामी के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से आज़ाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना सिर्फ हमले जारी हैं बल्कि हुकूमती वज़रा फवाद चौधरी साहब और फ़ारूक हबीब साहब मुसलसल इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। हत्ता कि एयरवाई के गुज़िश्ता दिन के प्रोग्राम के अंदर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले नोटिस पर एतराज़ उठा दिया बल्कि ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि अभी तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ही नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है तो हमें ये देखना होगा कि ये जो नोटिस इलेक्शन कमीशन ने हमें दिए हैं इसकी आइनी हैसियत क्या है और क्या हमें इसका जवाब भी देना चाहिए या नहीं। यानी एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन की ना सिर्फ साख पर सवाल उठाया गया बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुतनाज़ बनाने की भी ये कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो इक़दाम है यानी वफाकी वज़रा को उस बयानात के ऊपर नोटिस जारी करने का जो उन्होंने सेनेट के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए थे उसको भी एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है फिर उसके पास आइनी इख्तियारात हैं, वो अपने आइनी इख्तियारात को बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनका एक जो नोटिफिकेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर एक और हुकूमती चहीते के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है और वो हुकूमती चहीते हैं जनाब फैसल वाउडा साहब, जिनकी नाअहली की तलवार उनके ऊपर ना सिर्फ लटक रही थी और इसी नाअहली से बचने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा देकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा था और फिर वो सीट पीपल्स पार्टी जीत गई थी। लेकिन वो मामला अभी तक ज़ेरे इल्तवा है क्योंकि इस मामले को चैलेंज कर दिया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर के जनाब इनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद होना चाहिए और सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले को भेज दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये है फोरम, यहीं पर इसका फ़ैसला होगा। और अब फैसल वाउडा साहब को भी नोटिस जारी हो चुके हैं कि जनाब आप आएँ और आकर बताएं इस मामले को, यानी ये फैसल वाउडा साहब के ख़िलाफ़ जो ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है इस मामले को भी हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के एक जवाबी इक़दाम के तौर पर लिया जा रहा है। यानी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ दोनों आमने सामने आ चुके हैं बल्कि एक दूसरे के बरसरे पेकार भी हैं। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और ANP आज पहुँच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे बल्कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और उनको अपने ताउन का यकीन भी दिलाया। अगरचे मेरा ये ख्याल है कि इस मामले के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरीके से सामने नहीं आना चाहिए और ना ही इलेक्शन कमीशन के साथ इस तरीके से मुलाकातें करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये तासुर मिलता है कि ये कोई मामला कुछ और है। अगरचे उनकी सपोर्ट करें, ज़रूर करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, पार्लियामेंट के बाहर करें, लेकिन मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर अगर आप बात करते हैं तो वो यकीनी तौर पर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट से ही आएंगे, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। अब इस सारी सूरत हाल से इस बात का अंदाज़ा लगाना तो कतई तौर पर मुश्किल नहीं कि एक जानिब आइंदा इलेक्शन में
को मुतनाज़ा बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर ली गई है। और यही वो नुक्ता है जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि हुकूमत ने एक नए बयानिए की तश्कील का आगाज़ कर दिया है और उसकी कड़ी मिलती है हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताज़ा तरीन मुहिम में, क्योंकि हुकूमत अगले इलेक्शन को कराना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम पर। और ना सिर्फ ये ईवीएम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बल्कि उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इंटरनेट के ज़रिए वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर मुस्तरद कर दिया है कि ये अभी वायबल नहीं है सूरत हाल। अब एक जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगले इलेक्शंस को ईवीएम पर होना चाहिए ताकि हम धांधली की और ये जो रिज़ल्ट्स के लेट होने की जो शिकायत है हम इसका अजाला कर सकें। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 150 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च करने के बावजूद अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि ये जो ईवीएम्स हैं वो जो है काम भी कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, और अगर उनमें कोई ख़राबी मौके पर पैदा हो जाती है दूर कैसे। लंबा चौड़ा उन्होंने एक 37 नुकाती अपना जो एतराज़ात हैं वो फाइल किए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। अब यही वो सूरत हाल है जिसके अंदर हुकूमत एक नया बयानिया बनाना चाहती है, बल्कि बनाने का आगाज़ कर दिया है, जिसके ज़रिए वो इंतखाबात में अपनी शिकस्त को और या मुमकिना ये कह लें मुमकिना अपनी शिकस्त का मलबा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डालना चाहती है, ताकि अपने वोटर्स को ये कह सके कि हम तो पहले ही कहते थे ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ज़रिए जो ईवीएम के ज़रिए हो सकते थे हमने ही जीतना था। और हम अगर वो ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको हमने वोटिंग राइट देने की दिन रात कोशिश की, वो दिन रात की कोशिशें हमारी नाकाम हुई हैं। तो इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ था और उसने शफाफ इंतखाबात के रास्ते में रुकावट डाली, और इसी वजह से हम ना सिर्फ बाहर हो गए बल्कि अब हम दोबारा मैदान में आएंगे, नया कंटेनर सजाएंगे और उस कंटेनर के ज़रिए हम एक नई मुहिम का आगाज़ करेंगे, यानी एक नए सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह होती है कि अगले इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएंगे। अब अगर हम सियासी महाज की तरफ देखें तो हमारे पास दो मेन पार्टीज़ हैं, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी है मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर देखें तो वो इस वक्त बड़ी बच बचा के खेल रही है, लेकिन इम्कान है कि अगर उनको नज़र आया कि नई सिलेक्शन कमेटी यानी ये जो बन रही है नई सिलेक्शन कमेटी जिसने नई टीम को तैयार करना है और नई टीम को तैयार करके मैदान में उतारना है, और उसके लिए अंपायर को भी जो है उसके लिए भी कुछ राब्ते शाब्ते किए जा रहे हैं, तो अगर नई सिलेक्शन कमेटी ने पीपल्स पार्टी के खिलाड़ियों को सेलेक्ट ना किया तो फिर पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है। सिंध उनके पास इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन पीटीआई सिंध के ऊपर भी इंट्रीग करना चाह रही है, लिहाजा उन्होंने जवाबी कार्रवाई के तौर पर पंजाब का रुख इख्तियार किया। और अब अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए, उनको भिनक पड़ जाए कि नई सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते जो वो चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून की तरह एक अग्रेसिव नैरेटिव लेकर सामने आ सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मामले में अब उनको खासी देर हो गई है, वो ट्रेन उनकी मिस हो गई है, वो बस स्टैंड पर लेट पहुंचे, बस आगे निकल गई है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि बस आगे निकल गई है, और यही वजह है कि बिलावल साहब का जो दौरा है जनूबी पंजाब रहा है, अगरचे वहाँ पर लोगों ने उनके साथ अच्छे उनके जो हैं वो कन्वेंशंस हुए हैं, अच्छे उनके जलसे हुए हैं, लेकिन ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन थे उन इलेक्शन के नताइज उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि बिलावल साहब वहाँ पर गए हैं और बिलावल साहब ने वहाँ पर अपने लिए कोई एक नई मुहिम का आगाज़ किया जिसके ज़रिए वो इंतखाबात के अंदर कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगरचे इस सारी मुहिम के दौरान जो बिलावल साहब की जनूबी पंजाब में हुई, ना कोई बंदा टूटा ना कोई लौटा, यानी जो गए हुए थे उनमें से भी कोई वापस नहीं आया, और जो हैं वो अभी इंतज़ार में हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या फ़ैसला करती है। और बिलावल साहब के लिए जनूबी पंजाब के अंदर जो वो इलेक्टेबल्स को तोड़ना चाहते थे उस हवाले से तो कोई वाज़ेह और दो टोक ऐलान पब्लिकली सामने नहीं आया। अब ये सूरत हाल में बिलावल साहब के पास अगरचे टाइम है, अभी वो यंग हैं, नौजवान हैं, वो अगर इस मोमेंटम को लेके आगे चलें तो उनके लिए खासे रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पंजाब में एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा नारा, एक ऐसा बयानिया बनाना पड़ेगा जो पंजाब के लोगों को अट्रैक्ट कर सके और पंजाब के अंदर उस नारे के गिर्द, उस बयानिए के गिर्द लोग जमा हो सकें। और ये उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे
जो नारे हैं वो अग्रेसिव चलते हैं और अग्रेसिव टोन के साथ ही बात होती है। यहाँ पर सुल्तान रईस स्टाइल के अंदर आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और पीपल्स पार्टी इस वक्त जब से आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली है, अब वो सुल्तान रईस स्टाइल के अंदर बात नहीं करते। अगर करते हैं तो बस हमें हल्की सी बात कर देते हैं कि जनाब हम पंजाब भी लेंगे, हम मरकज़ भी लेंगे, हम फलां भी लेंगे, हम फलां भी लेंगे, और एंड रिजल्ट इसका सिफर निकलता है। और अब ये वाली सूरत हाल, ये एक ज़ीरक सियासतदान के लिए ये वाली सूरत हाल खासी परेशानी का बायस बनती है। अब अगर हम नून लीग की तरफ देखें तो नून लीग का पंजाब के अंदर वोट बैंक अभी तक इंटैक्ट है, और ये वाजे हो जाता है कंटोनमेंट बोर्ड के जो पंजाब के अंदर कम अज़ कम इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ वाजे आती है कि वोटर और सपोर्टर ना सिर्फ नून लीग के साथ जुड़ा हुआ है, इंटैक्ट है, बल्कि उस बयानिए के साथ भी जुड़ा हुआ है जो मुस्लिम लीग नून लेके चल रही है, यानी वोट को इज्जत दो वाला, और उसको उसने अपना लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अगरचे मुफाहमत और मुजामत इन दोनों बयानियों के अंदर फंसी हुई है, लेकिन उनके वोटर और उनके सपोर्टर के अंदर क्लैरिटी है इस हवाले से बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब उनकी लीडरशिप यानी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात भी हैं, बल्कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की आधी से ज़्यादा क़यादत इस वक्त मुकदमात में फंसी हुई है। और ना सिर्फ मुकदमात में फंसी हुई है बल्कि मुफाहमत और मुजामत के बयानियों के अंदर भी उलझी हुई है। और इस सूरत हाल से जो वोटर और सपोर्टर है वो बिल्कुल इररेलेवेंट नज़र आ रहा है। इररेलेवेंट से मुराद ये है कि वो मुफाहमत और मुजामत के चक्करों में जाने के बजाय वो अपनी एक लाइन और लेंथ के ऊपर लगा हुआ है, यानी उस बयानिए को जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बनाया उसने उसको बाय कर लिया है। और यहाँ पर PTI की भी एक कमज़ोरी हमें खुलकर बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आती है कि PTI ने इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून में पाई जाती है इससे फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की, कोई संजीदा कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर यानी पंजाब के अंदर PTI मुख्तलिफ ग्रोहों में मुख्तलिफ उसमें बटी हुई है, फंसी हुई है, और जो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ग्रोह बनी हैं, उसने उसको खासा नुकसान पहुँचाया है। और उसकी वजह से ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स का इलेक्शन है वहाँ पर भी पंजाब के अंदर PTI को अच्छी खासी खिफ़त का सामना करना पड़ा, जिसका इमरान खान साहब ने ना सिर्फ खुद इजहार किया बल्कि उन्होंने पार्टी रहनुमाओं की कल के इजलास में सरजनिश भी की। अब यहाँ पर ना सिर्फ पार्टी की आदत कमज़ोर है बल्कि पंजाब का जो इंतज़ामी सरबराह है वो कमज़ोर तरीन शख्सियत है, यानी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्सियत पंजाब को कंट्रोल कर रही है जिसे IG और चीफ सेक्रेटरी नहीं संभाले जाते। वफाकी सेक्रेटरीज तो दूर की बात है, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके काबू में नहीं आती, उनके अपने वज़रा उनके कंट्रोल में नहीं है। जो हुकूमती यहाँ पे मशीनरी और जिस तरीके से काम जारी हैं वो उनसे बिल्कुल इररेलेवेंट नज़र आते हैं। और जो शख्सियत इस हद तक कमज़ोर हो जिससे कोई निज़ाम कोई मामला ही ना संभल सके, तो वो सियासी सूरत हाल को कैसे संभालेगा, वो इंतज़ामी सूरत हाल को कैसे संभालेगा, वो किस तरीके से पार्टी को आगे लेके चलेगा। यहाँ पर PTI के लिए ये बहुत बड़े चैलेंज हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का चूँकि किला कायम है, लिहाजा उनको कोई ना कुछ छेड़ सकता है ना ही उनके खिलाफ कोई बात कर सकता है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के चहीते हैं, वो वसीम अकरम प्लस हैं और उसके साथ साथ वो उनका नाम भी एन से शुरू होता है। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये गंभीर होती नज़र आ रही है। अब जो इस सारी सूरत हाल का जो कंक्लूजन है जो मैं आपके सामने रखा था जो इस गुफ्तगू के आगाज़ में, कि सिलेक्शन कमेटी जो नई बनेगी और नई सिलेक्शन कमेटी जो नई टीम मुंतखब करेगी उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, उसका जो अंदाज़ा है वो सिर्फ एक फ़िल्मी डायलॉग के ज़रिए ही मैं आपको उसका बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। एक भारतीय फ़िल्म है, उसका एक डायलॉग है जो बताएगा कि ये सिलेक्शन कमेटी के अगले नताइज के नतीजे में क्या होगा। और वो डायलॉग था तेरा क्या होगा कालिया। और जब ये सिलेक्शन कमेटी बन जाएगी, एम्पायर आके साथ मिल जाएगा, तो तेरा क्या होगा कालिया। यही है इसका एंड रिज़ल्ट। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।